स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल CGPSC इन में। दोस्तों, हम लोग जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वैकेंसी निकाली गई है प्रयोगशाला परिचारक, उसके संबंध में चर्चा कर रहे थे और विज्ञान वाला जो है पार्ट उसको हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे परमाणु संरचना। इससे पहले हमने 2 क्लासेस अपलोड कर दी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाके देख सकते हैं। एक और ज़रूरी बात, इससे संबंधित जो जो क्वेश्चंस है दोस्तों, वो भी हम करेंगे पूरी टेस्ट। तो आप ये पूरी थ्योरेटिकल क्लास को पहले समझ लीजिए और उसके बाद जो हम टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम लिंक में डाल दिया है, आप चाहें तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम लिंक में ये जितने भी क्लासेस होंगे उनके पूरे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, परमाणु संरचना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात की जा रही है यहाँ पर। परमाणु परमाणु होता क्या है तो अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, वे सभी जो है वो छोटे छोटे अणुओं से, छोटे 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 कणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, उन छोटे छोटे कणों को ही क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। मतलब परमाणु क्या हुआ? पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम, सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या कहलाती है? परमाणु कहलाती है। या इसमें एक चीज और जोड़ सकते हैं, पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई या कण जो जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते उसे हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? परमाणु। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, परमाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो परमाणु शब्द सर्वप्रथम सर जॉन डाल्टन ने दिया है। अब ये इसका प्रयोग किसने किया था, इसका जो है वो किसने दिया है, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे परमाणु शब्द से, तो इस शब्द से जो अवगत कराया है दोस्तों वो है सर जॉन डाल्टन। इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो दो चीजें, परमाणु जो है वो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती है। चलिए अब डाल्टन की बात करें। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया, परमाणु के बारे में बताया, तो क्या क्या थी वो बातें? तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हम लोग 2-4 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। ये जो डाल्टन जी हैं, उन्होंने सन 1808 में जॉन डाल्टन ने अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी नामक एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने परमाणु से संबंधित सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। ठीक है, क्या क्या सिद्धांत है? तो देखिए, प्रत्येक द्रव्य, द्रव्य मतलब होता है पदार्थ, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की। प्रत्येक द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, दूसरा, एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान एवं अन्य सभी गुणों में समान होते हैं। तो ये बहुत ही जनरल सेंस वाली बात है। एक ही तत्व के जो परमाणु हैं वे क्या होंगे? द्रव्यमान में। और दूसरा, उसके और भी जो गुण हैं, जैसे रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित चीजें हैं, जैसे उसका आयतन वगैरह है, सारी चीजें हैं, उसमें क्या होंगे? वो समान होंगे। एक ही तत्व के जो परमाणु हैं वो समान होंगे। लेकिन यदि भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु हो तो उसके द्रव्यमान हो गया, उसका भार हो गया, उसका रासायनिक अभिक्रिया वाली क्षमता हो गई, वे सारे क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। तो ये बताया किसने? डाल्टन ने। ठीक है, एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान एवं अन्य सभी गुणों में समान होते हैं। दूसरा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार एवं द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो एक ही तत्व के परमाणु के गुण जो है वो समान होंगे और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुण जो है वो असमान होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक बनता है। एक से अधिक तत्व हैं, उन तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में, ठीक है, निश्चित अनुपात में संयोजन से, उसमें जो है रासायनिक क्रिया से यौगिक का निर्माण होता है या अणुओं का निर्माण होता है। अब ये अणु क्या होते हैं तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से नीचे चर्चा करेंगे। तो परमाणु और अणु में आपका जो भी टेंशन है, जो भी दिक्कत है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे
H2 है, Cl2 हाइड्रोजन है, H2O है, जल है। ये सभी क्या है दोस्तों? यौगिक हैं। सभी क्या है? यौगिक, या आप क्या कह सकते हैं? अणु कह सकते हैं। ये एक निश्चित मात्रा से मिलकर बने हैं। जैसे जल की बात करें तो हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 मिलकर जो है वो क्या बना है? यौगिक बना है, अणुओं का, जल का निर्माण हुआ है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें कि रासायनिक अभिक्रिया में, यहां पर देखिए रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। पुनर्व्यवस्थित मतलब वो उनका कुछ और यौगिक या अणुओं का निर्माण करते हैं, कुछ व्यवस्था करके, मतलब कुछ दूसरे तत्वों के परमाणुओं के साथ मिलकर। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि परमाणु जो है वो रासायनिक अभिक्रियाओं से न तो इन्हें बनाया जा सकता है, परमाणुओं को न ही नष्ट किया जा सकता है। तो बहुत ढंग से इसको याद रखिएगा, क्या कि परमाणुओं को रासायनिक अभिक्रियाओं में न तो उन्हें बनाया जा सकता है, न ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने रासायनिक संयोजन के नियमों की व्याख्या की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विशेष में परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। इसको मैंने अभी बताया था। परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पदार्थ हो जो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और ये जो कण है इन्हें परमाणु कहते हैं, जो कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। परमाणु को कभी भी न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इस बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा की है। नेक्स्ट देखिए, अपरमाणविक कण और इनके गुणधर्म, सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत अधिक समय तक नहीं चल सका। अनुसंधानकर्ताओं ने जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोर, वेक्टर, चैडविक, मोस्ले आदि ने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया कि परमाणु कई प्रकार के अति सूक्ष्मतम कणों से, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसॉन आदि से मिलकर बना है, जिन्हें अपरमाणविक कण कहते हैं। यद्यपि प्रथम 3 कणों को ही मूल कण माना जाता है, फंडामेंटल पार्टिकल। किसको किसको? तो इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को, आप जानते ही हैं। ठीक है, अब देखिए परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसकी खोज किसने की, इसके क्या प्रॉपर्टीज हैं, सारी चीजों पर हम लोग विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको थोड़ा परमाणु के संबंध में और जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी। तो उसको हम देखते हैं कि क्या आपको जानना है परमाणु के संबंध में। ठीक है, मान लो ये एक जो है वो दोस्तों क्या है? परमाणु है। ये एक परमाणु है। ठीक, तो इसके संबंध में आप ध्यान रखेंगे, केंद्रक या नाभिक, पर कोई भी परमाणु का जो नाभिक है वो उसके केंद्र में उपस्थित होता है। ठीक है, किसी भी परमाणु का जो नाभिक है वो उसके कहाँ उपस्थित होता है? केंद्र में उपस्थित होता है। ठीक है, इसे ही हम नाभिक या केंद्रक कहते हैं। परमाणु का जो नाभिक केंद्र में उपस्थित होता है, इसे हम परमाणु का नाभिक या केंद्रक कहते हैं। और इसी केंद्रक में ही परमाणु का समस्त धनावेश जो है वो केंद्रित होता है। तो संपूर्ण धनावेश उसके नाभिक में उपस्थित होता है। धनावेश कहाँ होता है? उसके नाभिक में। अब ये बात आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि किसी भी परमाणु के नाभिक में यदि धनावेश है तो ये धनावेश का कारण जो होता है वो प्रोटॉन के कण होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन के जो कण हैं उसी के कारण उसमें धनावेश जो है वो होता है। इसका मतलब कि किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन उसके केंद्र में उपस्थित होता है। ठीक है, धनावेश जो है वो प्रोटॉन कणों के कारण होता है। इसमें सारी चीजें लिखी हुई, परमाणु का नाभिक उसके केंद्र में उपस्थित होता है, परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके नाभिक में उपस्थित होता है, धनावेश प्रोटॉन कणों के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें हम, इसमें और क्या चीजें आपको जाननी है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में उपस्थित होता है। अब यहीं से एक नई थ्योरी निकल कर आती है द्रव्यमान संख्या की। ठीक है, यहां पर कहा जा रहा है कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में उपस्थित होता है, और नाभिक में तो क्या है? प्रोटॉन है। ठीक है, जो पॉजिटिव आयन में है।
जो धन आयन में है। ठीक, इसके अलावा एक और पार्टिकल यहाँ पर मिलेगा, सब एटॉमिक मिलेगा यहाँ पर, जो है क्या कहलाता है, न्यूट्रॉन। ठीक है, और न्यूट्रॉन जो है वो क्या रहता है, उदासीन अवस्था में रहेगा। क्या रहेगा, उदासीन अवस्था में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में उपस्थित है, और नाभिक में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इसका मतलब क्या, इसका जो पूरा द्रव्यमान है, द्रव्यमान जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। तो द्रव्यमान संख्या यहीं से एक निकल कर आएगी, द्रव्यमान संख्या, किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग है। ठीक है, उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना है, क्या, केंद्रक के चारों ओर ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। परमाणु में केंद्रक के चारों ओर जो है वो क्या रहता है, ऋण आवेशित जो कण है वो गतिशील होते हैं, और ये ऋण आवेशित कण को ही हम क्या कह लेते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन। तो ये तीन चीजों को आपको ढंग से ध्यान रखना पड़ेगा। क्या क्या, परमाणु के मध्य में नाभिक या केंद्रक होता है, और परमाणु का समस्त धन आयन जो है उसके नाभिक में उपस्थित होता है, जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, उनका जो धनावेश है वो प्रोटॉन के कणों के कारण ही होता है। दूसरा, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में उपस्थित होता है, और संपूर्ण द्रव्यमान का अर्थ है द्रव्यमान संख्या की अगर बात करें तो समस्त उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को ही क्या कहा जाता है, उनके योग को ही द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यदि मुझे किसी भी परमाणु को निर्देशित करना है दोस्तों, तो कैसे करेंगे, तो ये आप एक स्ट्रक्चर, यदि मैंने उसको एक्स से डिनोट किया, किसी भी परमाणु को किस से डिनोट किया, एक्स से। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर पे यहाँ पे लिखे रहता है क्या, द्रव्यमान संख्या। क्या लिखे रहता है, द्रव्यमान संख्या, और यहाँ पर नीचे लिखे रहता है उसका परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक। अब ये दोनों है क्या, तो बहुत ढंग से आप समझिएगा। परमाणु के नाभिक में जो ये प्रोटॉन उपस्थित है, क्या है, प्रोटॉन। यही प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या ही, प्रोटॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। क्या कहलाती है, पर इसी को ही हम उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं, क्रमांक। ठीक है, यहां पर लिखा भी हुआ है, प्रोटॉनों की संख्या ही क्या इज इक्वल टू परमाणु क्रमांक। तो यहां पर परमाणु क्रमांक से मतलब सीधा सीधा है कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, वही उसका क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। दूसरा, बात करें द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या को मैंने बताया है कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का कुल योग, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का कुल योग जो है वो क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या मतलब आप सीधा सीधा डिफाइन कर लेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या उसकी क्या कहलाएगी, द्रव्यमान संख्या कहलाएगी। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को ही हम उसका क्या कहते हैं, उनके योग को ही हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब किसी भी परमाणु को यदि हमको दर्शाना हो, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कार्बन, ये कार्बन है और इसमें ये लिखा हुआ है, ऊपर 14 लिखा है, नीचे 6 लिखा है। ठीक है, अब इसको आपको डिफाइन करना है कि ये है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक तो पूछा जा सकता है प्रोटॉन, एक पूछा जा सकता है न्यूट्रॉन, और एक पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉन, या एक पूछा जा सकता है इसी में द्रव्यमान संख्या। क्या पूछा जा सकता है, द्रव्यमान संख्या। अब देखिए सारा चीज यहीं से हम ज्ञात करेंगे। यदि इसका परमाणु क्रमांक पूछ रहा है, ठीक है, यदि इसका परमाणु क्रमांक पूछ रहा है, तो ये परमाणु क्रमांक इसके प्रोटॉनों की संख्या को ही इसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो इसमें जानते ही हैं, नीचे जो लिखा रहता है वही इसका क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है, परमाणु क्रमांक। और यही क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या को ही उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो सी का जो है वो कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है,
अब यदि उसमें पूछा जाता है कि द्रव्यमान संख्या कितनी है इसकी, ठीक है, कार्बन की द्रव्यमान संख्या अगर पूछा जाता है तो ये द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी इसकी, 14 हो जाएगी दोस्तों। कितना, 14, ठीक है, क्योंकि ऊपर हम लोग किससे दर्शाते हैं, द्रव्यमान संख्या से, नीचे परमाणु क्रमांक से। क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना, अब आपको बोला गया कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है या इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसको बाद में अभी देखेंगे इलेक्ट्रॉन को, पहले न्यूट्रॉन को आप समझ लीजिए। तो न्यूट्रॉन को संख्या अगर पूछी जाए तो आप यहां पर देखें फॉर्मूला, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यहां द्रव्यमान की संख्या आपने फाइंड कर ली, कितना है, 14 है, तो यहां पर 14 लिख दीजिए। इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या आपको पता है कितना है, 6 है, यहां पर 6 लिख दीजिए। न्यूट्रॉनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब 6 को इधर आप पक्षांतर कर देंगे 6 को, तो यहां पर 14 माइनस 6 होगा और यहां आपको न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी निकल जाएगी दोस्तों, यहां पर 8, ठीक है। तो न्यूट्रॉन यहां से हमारा आ गया, इसमें जो पूछा गया था C14 और 6 में न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई हमारी 8, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या आ गई हमारी, उसमें दी हुई है 6 और द्रव्यमान संख्या तो हमारा 14 है। परमाणु क्रमांक पूछा तो 6 प्रोटॉनों की संख्या को ही हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक है। अब बात करें हम लोग इलेक्ट्रॉनों की, ठीक, इलेक्ट्रॉन का, तो हम इलेक्ट्रॉन को कैसे फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रॉन आखिर होता कैसे, क्या होगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखेगा, यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे, किसी भी उदासीन परमाणु में, किसी भी उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। क्यों बराबर होती है उसको देखेंगे, ठीक है। संख्या क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये हमारा परमाणु है, ठीक है। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं किसका, प्रोटॉन का। प्रोटॉन कौन से आयन में, पॉजिटिव आयन में। बाहर है इलेक्ट्रॉन कौन से आयन में, नेगेटिव, ऋणात्मक, ठीक है, ऋण आयन में। अब देखिए मैंने कहा कि किसी भी उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, ठीक है। देखिए बहुत सारे हम ले सकते हैं, जैसे कैल्शियम का ले लें, कैल्शियम यहां पर बात करें 40 और इधर लिखा हुआ है 20, ठीक। तो ये 20 क्या है, तो ये क्या है, एक तो है ये परमाणु क्रमांक है, क्या है, परमाणु क्रमांक, अब जानते ही नीचे लिखा जाता है। और यही क्या है, प्रोटॉन है, यही क्या है दोस्तों, प्रोटॉन, ठीक है, यही परमाणु क्रमांक है, यही प्रोटॉन है। और ऊपर जो लिखा है यही क्या है, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। अब ये द्रव्यमान संख्या ही जो है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, ठीक। तो यहां से न्यूट्रॉन की संख्या अगर हम निकालें, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितना है, 20, न्यूट्रॉन हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान संख्या भी दिया है 40, तो 20 में से 40 जाएगा, 40 माइनस 20 इज इक्वल टू n हो जाएगा, मतलब 20 न्यूट्रॉन की संख्या और 20 जो है वो प्रोटॉन की संख्या है। अब इस बात को आप ध्यान दीजिए, क्या कि यहां पर मैंने कहा किसी भी उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो यहां पर देखिए, यहां पर पॉजिटिव आयन है, अगर मान लो, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, यहां पर पॉजिटिव आयन जितना भी है इसकी संख्या मान लो 10 है और निगेटिव आयनों की संख्या 10 है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल, मतलब उदासीन हो जाएंगे, ठीक है। दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे दोस्तों, उदासीन। और यही मैंने कहा कि उदासीन कब होगा, जब प्रोटॉन भी 10 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 10 होगा, तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाएंगे। यदि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो ये परमाणु ऋणायन होगा, और ये यदि पॉजिटिव धन आयन, प्रोटॉन ज्यादा होगा तो ये धन आयन होगा। इस बात को बहुत भली भांति से आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो चूंकि उदासीन है,
कैल्शियम का जो अभी हम लोगों ने लिखा है ये उदासीन है, तो यहाँ पर 20 प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। आप ऐसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को हम ज्ञात कर लेंगे, क्लियर। चलिए एक और उदाहरण ले लें जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। यूरेनियम का एक समस्थानिक हम ले लेते हैं यहाँ पर, यूरेनियम का 235 और इधर ले लें अपन 92, ठीक है। अब यहाँ पर सभी चीजों को हम क्रमबद्ध रूप से देख लेते हैं। तो यहाँ पर यदि द्रव्यमान संख्या बोला जाए, क्या बोला जाए, द्रव्यमान संख्या, ठीक है, द्रव्यमान संख्या इसकी कितनी है, तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या इसकी चूंकि ऊपर लिखी जाती है तो द्रव्यमान संख्या है 235। और बात करें इसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या भी बोला जा सकता है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या बोला जाएगा तो कितना है, 92 है, ठीक है। यहीं पर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या में हम क्या घटाते हैं, परमाणु क्रमांक को, तो इसको घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 और ये 4 और ये 1, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 143, ठीक है। अब यहां पर बात करें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 92। अब ये चीज आपको कैसे पता होगा कि ये परमाणु जो है वो उदासीन है कि नहीं है, आयनीकृत है कि उदासीन है, इस बात को आप कैसे जानेंगे, ठीक है। तो इस बात को आप ऐसे जानेंगे कि कोई भी अगर आपको परमाणु दिया है, इसमें जब तक पॉजिटिव आयन नहीं लगा है या जब तक नेगेटिव जो चिन्ह है वो नहीं लगे हैं, इसका मतलब वो क्या है, उदासीन अवस्था में है, ठीक है। यदि उसमें कोई चिन्ह लगा है, धन आयन का चिन्ह लगा है या ऋण आयन का चिन्ह लगा है, तब उसको आप समझेंगे कि वो जो है वो आयनीकृत अवस्था में है। तो यहां से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे मैं और लिखूं जैसे AR40 और ये 18, तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, इसलिए ये क्या है, उदासीन अवस्था में है। और उदासीन अवस्था में है इसका मतलब प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो यहां से सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी, ठीक। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब एक जो हम बात कर रहे थे परमाणु, आप यहां से परमाणु के न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अलग कर सकते हैं, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक बात आता है, अणु किसे कहते हैं और परमाणु में, दोनों में अंतर क्या है, ठीक। परमाणु और अणु में अंतर क्या है, तो देखिए परमाणु के संबंध में हमने अभी चर्चा की। परमाणु किसे कहते हैं, तो परमाणु जो है वो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती है, इसको हम लोगों ने देखा। तो अणु क्या है, तो अणु जो है वो भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, या द्रव्य की, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, जो यहां पर एक चीज याद रखने का, जो स्वतंत्र अवस्था में होती है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस याद रखेंगे, ये स्वतंत्र जो है वो नहीं रह सकती है, ये पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है परमाणु, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती है। और अणु की बात करें तो ये भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो स्वतंत्र अवस्था में रहती है, ठीक है। यही बेसिक डिफरेंस है दोनों में, ठीक। अब आप इसको ध्यान कैसे रखेंगे कि कौन सा अणु है और कौन सा परमाणु है, ठीक है। अणु और परमाणु को आप ध्यान कैसे रखेंगे, तो देखिए अणु जो है, परमाणु जो है वो आप यहां पर जैसे कुछ चीजें लिखी हुई है, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है,
सोडियम है, ठीक है, लिथियम है, बेरिलियम है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इधर मैं लिख दूं जैसे H2O है, H2 है, Cl2 है, N2 है, O2 है आदि। तो सबसे पहले पहचानने के लिए आप ध्यान रखिएगा कि क्या होगा, जो परमाणु है वो क्या रहेंगे, उसमें कोई भी न्यूमेरिक, ये जो न्यूमेरिकल है ये यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। परमाणु को आप देखते कैसे पहचानेंगे, तो परमाणुओं में कभी भी न्यूमेरिक जो है वो यूज नहीं किया जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जहां न्यूमेरिक यूज हुआ है इसका मतलब वो अणु है, वो यौगिक बन चुके हैं, ठीक है, अणु बन चुके हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इससे बेसिक डिफरेंस आप दोनों में अंतर कर लेंगे। इसके अलावा कई चीजें जैसे 2-3 चीजों में मिलती है, जैसे आप याद रखिएगा, एक होता है CO और एक होता है CO, ठीक है। अब यहां पर परमाणु में आप ध्यान रखेंगे, परमाणु या अणु, अच्छा सॉरी, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, ठीक। आप याद रखेंगे परमाणु में जब भी उसको लिखा जाएगा 2 अक्षर वाली जैसे कोई चीज आपको मिलेगी, जैसे ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, यहां पर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और ये क्या है, कोबाल्ट। अब यहां पर देखिए, ये कोबाल्ट जो है उसका O छोटा है, ठीक है। तो यहां पर परमाणु जब भी लिखा जाएगा उसका पहला अक्षर जो होगा वो दीर्घ होगा, बड़ा होगा, और छोटा वाला जो अक्षर है वो क्या होगा, छोटा होगा। सेकंड जो अक्षर है वो क्या होगा, छोटा होगा, और इसमें दोनों कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे, कैपिटल में, बड़े में, ठीक है। तो ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये अणु है, और ये कोबाल्ट है, ये परमाणु है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक। तो इन दोनों से आप परमाणु और अणु को आराम से पहचान सकते हैं। यदि डबल लिखा हुआ आपको मिलता है तो एक न्यूमेरिक यूज होगा, और 2 लिखा हुआ है तो दोनों कैपिटल में यूज होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा अणु है और कौन सा परमाणु है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये अणु और परमाणु में आप जो है वो भेद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने परमाणु का जो है वो कॉन्सेप्ट को समझा, उसको जाना, और कैसे उसको निकालते हैं, कैसे उसका मान निकालेंगे, और अणु और परमाणु क्या होता है उसके संबंध में चर्चा की है। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराई होगी। वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, क्योंकि इसमें आपका कुछ नहीं जाना है, हमको बहुत बड़ी हिम्मत मिलेगी। आप कमेंट जरूर करिएगा, आपका कमेंट ही हमारी एनर्जी है। आपको जो भी चाहिए, जो भी सजेशन है, आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।